नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जेल वार्डर और फायरमैन की भर्ती का लेकर। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि लगातार मैं आप लोगों को अपडेट देता रहता हूं। जैसा कि अभी 2-3 दिन का गैप हो चुका है, तो मैं लखनऊ में था, लेकिन फ़िलहाल अभी तो मैं इलाहाबाद में हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितनी अपडेट्स हैं इस भर्ती से रिलेटेड, और वो सारी चीज़ें सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और सारी बातों की बिल्कुल ध्यान से सुनना। और उसके बाद अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करके और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, और जितने भी ग्रुप हैं सभी के पास शेयर कर देना, ताकि सही जानकारी आप लोगों को मिल सके। और इस जानकारी से आप लोगों को क्या बेनिफिट होने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने इसमें 3-4 टॉपिक आपको पहले ही बता दिया है कि किस किस मुद्दे पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो हमने थंबनेल में ही आपको बता दिया है कि सबसे पहले तो आप समझिए कि इसका मेडिकल प्रोसेस क्या है। दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे होंगे कि ऐसे नियम आने के बाद आप बड़े ही अचंभे में हो गए होंगे कि अरे यार, ये तो डायरेक्ट चरित्र सत्यापन की नोटिस आ चुकी है, तो अब क्या मेडिकल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने 5805 पदों पर की भर्ती को फाइनली इन्होंने जब नोटिस जारी करके बता दिया, फाइनल मेरिट इन्होंने 5805 पदों पर ही जारी की है, तो अब आप अनुमान तभी लगा सकते थे कि ये फाइनल नियुक्ति हो चुकी है। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे कि सीएम साहब ने इसके नियुक्ति पत्र का भी आवंटन कर दिया था। तो ऐसे में आप इस चीज़ से बिल्कुल ना घबराएं। और इनका मेडिकल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी है फ़िलहाल कि अभी इनकी सिर्फ ज्वाइनिंग होगी, इनकी जेटीसी की डेट आएगी और उसके बाद ये जेटीसी पे जाएंगे। दोस्तों, यही फाइनल न्यूज़ है इसका लेकर कि इसके मेडिकल के प्रोसेस में ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है कि इनका मेडिकल कब कराया जाएगा। अभी फाइनली इनका पुलिस वेरिफिकेशन और इनका चरित्र सत्यापन करने के बाद इन्हें जेटीसी पे भेजा जाएगा। अगर इसके बीच में ऐसा कोई मोड़ आता है, यानी कि जैसे मेडिकल होगा, लेकिन अभी ऐसी कोई नोटिस नहीं है। फिर उसके बाद अब बात करेंगे हम कि 2015 वालों का जबकि फ़ैसले की बात है, तो 19 तारीख का हमें इंतज़ार है। और 19 तारीख के फ़ैसले के बाद हम आपको सारी चीज़ों की अपडेट देंगे कि किस तरह से पुलिस की इस भर्ती में किस तरह से परिवर्तन किया जा रहा है, और उसके बाद क्या इस भर्ती के परिवर्तन के बाद हम सबको सभी को बेनिफिट मिलने वाला है। तो उस चीज़ को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अंदर तक जाकर उसकी जानकारी लेकर आप लोगों तक शेयर करने की कोशिश है। फिर उसके बाद वहीं बता दें 41,520 और वहीं 49,568 की रणनीति का लेकर। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि इसके लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इस भर्ती में भी बची हुई सीटों का लेकर, और वहीं आपको बता दें कि पीएससी का लेकर भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने हित में फैसला चाहते हैं। तो उसके बारे में क्या अपडेट है, उसके बारे में मैं आपको अभी यही फ़िलहाल बताना चाहता हूं कि अभी लगातार कोशिशें जारी हैं और धरने की भी डेट निर्धारित की जा रही है। जैसे कि 2015 वालों ने काफ़ी मेहनत करी है और लगातार इन लोगों ने धरना देकर अपने आप को ये साबित कर दिया है कि इस भर्ती में वर्दी लेने के हकदार हैं हम। और उसके बाद जब हमने सारे स्टेप्स हमने क्लियर किए हैं, तो उसके बाद हमें वर्दी क्यों नहीं मिल रही। तो अब आप इस चीज़ को समझ सकते होंगे कि 2015 वालों की मेहनत का रंग आने वाला है। और उसके बाद वही मैं बता दूं, 19 तारीख को कुछ बड़ा फैसला होने वाला है, और उस बड़े फैसले से बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन भी आएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। अब उसके बाद हम बताएं कि 19 की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन का लेकर कुछ रिटें डाली गई हैं, और उसके बाद वहीं 19 की सेकंड शिफ्ट वाले। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो चीज़ें हमें, मतलब ये चीज़ तो आप सबको पता है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं अगर हम नियम के तौर पर अगर बात कर लें, तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें कुछ ऐसे आधार से पता चली कि जिस पर यही चीज़ बोर्ड का फैसला होगा और यही हो भी सकता है। अब आप समझिए कि इस चीज़ को किस तरह से आपको समझना है, और बड़ी ही गहराई में आपको जाके समझना पड़ेगा। और वो गहराई की बात सिर्फ यही है कि आप इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन पे अगर आप रेट डालना चाहते हैं, फिर वो आप चाहे हवाला दे दें कि टीचर वाली भर्ती में ऐसा हो चुका है और उस भर्ती में ऐसा हो चुका है, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, लेकिन आप इस चीज़ को पहले समझने की कोशिश करिए कि भर्ती बोर्ड ऐसी रणनीति चलता है कि जिसको आप समझ नहीं पाते। आप कभी अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि ये ऐसे कैसे क्या मतलब करने वाला है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि मेडिकल के लिए एक्स्ट्रा सीट के लिए फाइनल मेरिट जारी करना, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने फाइनल मेरिट उतने ही पदों पे जारी की है जितनी की भर्ती आनी थी। 5805 पदों पर ही भर्ती पर उन्होंने फाइनल मेरिट जारी करके और उतने कैंडिडेट को ही बुलाया जितनी की भर्ती थी। अब उसके बाद इन्होंने मेडिकल प्रोसेस को ही ख़त्म, ऐसा माना जा रहा है कि मेडिकल प्रोसेस को ही ख़त्म कर दिया गया। कुछ लोग होंगे जो तर्क देंगे कि नहीं, मेडिकल ऐसे में होगा, फिर मेडिकल वैसे होगा, लेकिन फाइनली अभी की अपडेट ये है। उसके बाद अगर कोई नोटिस आती है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी की अपडेट यही कि अब इनकी जेटीसी पे इन्हें भेजा जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन के बाद। अब उसके बाद
जो इनके क्वेश्चन का लेकर मुद्दा है, तो क्वेश्चन का मुद्दा सिर्फ इतना सही है कि अब आप इस बात को समझें कि 19 की फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन गलत हुआ था, यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार में सदस्यों की संख्या का लेकर, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑप्शन भी टिक किया था लेकिन वो ऑप्शन सही नहीं हुआ है, और उसके बाद उन्होंने ऑप्शन दूसरा टिक करके इन लोगों को चौंका दिया कि ये क्वेश्चन आपने इस ऑप्शन को गलत टिक किया हुआ है। अब इसके बाद ये चीज़ें तब हमें पता चली जब कि फाइनल मेरिट आ चुकी, उसमें हमारे नंबर कम हो गए। उसके बाद इस चीज़ का हमें अनुमान हुआ कि हमने जो क्वेश्चन टिक किया हुआ था वो दरअसल वो क्वेश्चन ही गलत था। अब आप इस चीज़ को समझिए कि अगर 19 की फर्स्ट शिफ्ट में जो सही ऑप्शन था वो ऑप्शन था उसका 7, लेकिन वो नंबर था नहीं उसमें 9 नंबर थे, 5 नंबर थे, ऐसे करके कुछ थे। तो कुछ कैंडिडेट 5 पे टिक किए थे, लेकिन वहीं कुछ कैंडिडेट 9 पे भी टिक किए थे जिनका सही माना गया। तो ऐसे में उन लोगों को नंबर दे दिए गए हैं, और उसके बाद जिनका नंबर जिनको नहीं मिला उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, और उसके बाद वो पहुँच गए हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में वो उम्मीद ये लगा रहे हैं कि रिट दाखिल करने के बाद उन्हें मिल जाएंगे पूरे के पूरे नंबर। तो दोस्तों आपको मैं इसमें कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा, और उसके बाद वहीं मैं इस चीज़ की तुष्टिकरण करने की कोशिश करूँगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी केस को जब हाई कोर्ट में दाखिल किया जाता है, यानी कि जब उसको उस याचिका को जब हाई कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, तो उसका आधार क्या होता है। और उसके बाद देखो वकीलों की बात, अब कोई कह रहा है कि हमने वकील से बात कर लिया, वो वकील कह रहा है कि हम जज का ट्रांसफ़र करवा देंगे, इतना पावरफुल हूँ मैं कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें ठीक है, कोई भी वकील किसी भी चीज़ को मना नहीं करेगा, फिलहाल वो तुम्हारी रिट डाल ही देगा, वो ऐसी ऐसी बातें बोलेगा। फाइनली चलो मैं किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सच्चाई और सही वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिससे कुछ काम हो, और उसके बाद ऐसे काम ना करो कि जिससे काम बनने के बावजूद भी काम बिगड़ जाए। तो किसी भी क्वेश्चन पे हम जब ऑब्जेक्शन करते हैं तो दोस्तों उसमें देखिए हमारे पास कितने प्लस पॉइंट हो सकते हैं और कितने नेगेटिव, सारी चीज़ों को सोच के चलोगे तभी किसी भी रणनीति में सफल हो पाओगे। हमारे पास कितने प्लस पॉइंट हो सकते हैं, हमारे पास प्लस पॉइंट ये हो सकता है कि हम इस बात का ऐलान कर सकते हैं, यानी कि हम इस बात का सबूत दे सकते हैं, हम इस बात का एग्जाम्पल दिखा सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये किस तरह से अप्लाई किया जा सकता था और इसमें क्या और स्टेप्स है। यानी कि जैसे आपको पता है कि आपत्ति दर्ज कराई जाती है, जबकि ये मैंने 2-3 लोगों से सुन भी चुका हूँ जो ऐसे लोग थे जिनका मतलब जो इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा विचार, मतलब बहुत ही इसके लिए बहुत ही मतलब जो ऐसा कह सकते हैं कि उनको इस चीज़ का लेकर बहुत ही ज़्यादा मतलब ज्ञान है कि वो कब किस स्थिति में रिटों पे फैसला आ सकता है। तो आप समझिए कि इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं, और वो जो हमारा ऑप्शन होता है जो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराई जाती है, जब सही और गलत का हम तब जो प्रश्न उठा सकते थे वो सही वक्त था, लेकिन ये जो वक्त है ये भी कहीं ना कहीं तो सही साबित होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आने वाला, लेकिन दोस्तों इसमें 80% चांसेस है कि इसमें हम लोग को हार का ही सामना देखना पड़े। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिस पे हम लोग मेहनत करने से हमें कामयाबी मिल सकती है। तो वहीं मैं 19 की सेकंड का भी बात कर लूँ, क्योंकि 20 फर्स्ट के तो बहुत सारे कैंडिडेट रिटेड डाल चुके हैं। अब मैं 19 की सेकंड वालों को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस चीज़ का आंसर सिर्फ इतना सा है, क्योंकि हमने तो RTI बहुत सारी डाल रखी, 6 या 7 RTI हमने डाली थी, जिसमें से कुछ कैंडिडेट थे, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा। पहले कैंडिडेट थे ईशांत मेहता, जिनकी मैंने RTI डाली हुई थी। एक थे अंकित डागर करके, उनकी मैंने RTI डाली थी, और 2-4 कैंडिडेट थे जिनकी मैंने RTI डाली हुई है। टोटल 7 कैंडिडेट थे। अब उसके बाद वहीं मैं बात करता हूँ कि इसका जो आंसर हो सकता है, देखिए क्योंकि उसमें जो लिंग का लेकर बताया कि संवेदनशील नहीं है, तो दोस्तों आप इस बात को समझिए कि इसका अर्थ क्या होता है। आप इस अर्थ को ही समझ लेंगे तो आपका पूरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। दोस्तों उसमें इसका अगर आप अर्थ समझ जाते तो आप फर्स्ट वाला ऑप्शन ही टिक करके आते। इसका सही और एक सटीक आंसर ए ही है। इसका मैं आपको अभी से क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ। अगर इस पर आपको रिट डालना है, कुछ भी करना है, मैं आपके पक्ष में ही हूँ और आपको सही जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप किसी भी अंधकार में या भी किसी भी ऐसे उसमें ना रहें कि जिससे आगे चल के आपको ऐसा कोई रिज़ल्ट देखने को मिले जिससे आपको और मायूसियत आपके चेहरे पर आए। और उसके बाद क्योंकि अभी तो आपके साथ जो हुआ है उसके लिए तो बहुत ही खेद की बात है, क्योंकि ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कट ऑफ के बराबर नंबर लाकर भी सिलेक्ट नहीं हुए हैं। तो वो ये सोच कर कि भाई कुछ भी हो जाए, इसमें हमें सिलेक्शन लेना है, तो मैं किसी भी टॉपिक पे, किसी भी पॉइंट पे मैं रिट डालने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों रिट हमें डालनी है, लेकिन किस मुद्दे पे डालेंगे और किस तरह से डालेंगे उसका हमें अभी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि बीच रनिंग भर्ती में हम अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो फाइनल मेरिट जारी की है उस पर इनको नियुक्ति देंगे ये, उसके बाद ही इस पर कुछ हो पाएगा भाई। क्योंकि
अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है और क्वेश्चन को हम आधार बनाकर रिट डालकर इस भर्ती में इतना डिस्टर्बेंस पैदा कर देंगे तो फिर ये सारी रिटें कैंसिल हो जाएंगी। और वैसे भी जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस भर्ती का लेकर सारी नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं ऐसा करके, तो वो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर सीरियस भी हैं और वो इस भर्ती में ज़्यादा उंगली पेज पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए अभी इस चीज़ को थोड़ा शांति के माहौल से इसको समझना होगा और उसके बाद हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा और इसकी फाइनल ज्वाइनिंग तक हमें इंतज़ार करके इसके खाली सीट का ब्यौरा लेकर उसके बाद हमें रिटें डालनी है, लेकिन बहुत ही उसको सोच समझकर और एक सही दिशा में ही अगर काम होगा तब इसका कोई रिज़ल्ट निकल के आने वाला है। अदरवाइज़ रिटें बहुत सारी डाली जाती हैं और उसके बाद एक ही मुद्दा इसमें सबसे ज़्यादा जो दमदार है और जिस मुद्दे का ही फैसला आ सकता है वो है सिर्फ और सिर्फ वेटिंग लिस्ट का। आप देख भी रहे होंगे जितनी भी भर्तियां चल रही हैं उनमें बहुत सारी रिटें डाली गई थी और अलग अलग तरह की, जिनमें एक रिट बची रह गई और वो है वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट का ही मुद्दा है जो बची हुई सीटों पे हमें सिलेक्शन दिला सकता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा उसी पे अपनी फोकस अपना बनाया, उसके बाद उसी में सब सहयोग करें। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट के मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर उसके बाद सेकंड लिस्ट की मांग करने के बाद हमें मौका मिलेगा कि इस भर्ती में हम कुछ कर पाएँ और यही एक मुद्दा है, तो इसी पे आप लोग ज़्यादा जोर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।